हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम आज आगे की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। आप लोग नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए हेडिंग डालें, लिखिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हमने कल आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन करवा दिया था। अब ये रिलेशन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में है। तो आप हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। लिखिए, देखिए हम एक लेंथ कंडक्टर एल लेंथ का एक कंडक्टर ले रहे हैं। ये इसको यहाँ पर बैटरी से अटैच कर दिया। हमने कल आपको थ्योरी में बता दिया था कि जैसे ही बैटरी इसमें कनेक्शन करते हैं, पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जो ये कनेक्शन वायर होते हैं, जैसे ये कनेक्शन वायर हैं, ठीक, इनका हम प्रैक्टिकली में रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो अगर वोल्टेज यहाँ पर है तो यही वोल्टेज हमारा अक्रॉस का कंडक्टर इसके आगे है, इसमें ड्रॉप नहीं ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप हो जाएगा वायर में, जो कि डायरेक्शन इधर होगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड की तरफ चलेंगे। तो इसमें जब आप डेरिवेशन करें तो यहाँ पर टर्म को एज्यूम कर लें। लिखिए लेट एल, डायग्राम बनाकर नीचे लिखें एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, V is the potential applied, V potential applied, E electric field setup in the wire। जो भी टर्म आप यूज करा करें डेरिवेशन में सभी लिखें थ्योरी में। E इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टर लिख दो। इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्मॉल एन। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन लिखा है स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में वॉल्यूम को डिवाइड करके और तब निकाला जाएगा इसको, ठीक है ना। स्मॉल एन जरूर ध्यान रखना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेचुरल है। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख दो, कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जरा बताएं कि कितना वॉल्यूम होगा कंडक्टर का। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू एल, ठीक है। ये V जो है वो वोल्टेज है, ध्यान रखना, ठीक है ना, A इंटू एल। स्मॉल एन क्या है, आपने क्या नोट किया स्मॉल एन को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखें इसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ गए होंगे ना बात। स्मॉल एन में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप इससे टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैपिटल यहाँ लिख दिया है NaLe, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें E मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब लिखें इफ T इज द टाइम टेकन। अब तुम्हें करंट का फार्मूला मालूम है, ये लिख लिया आपने ना, टोटल चार्ज। अब लिखो नीचे इफ T इज द टाइम टेकन, स्मॉल t इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू कवर द लेंथ L। ये जो L लेंथ आपने कंडक्टर की ली है, उसको कवर करने में मान लीजिए आपका टाइम T लग रहा है, तो फिर करंट का फार्मूला क्या होता है? बेसिक Q बाई टी, NaEL अपॉन T,
और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यही वीडी के इक्वल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। आप हाँ ब्रैकेट में लिख दें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीटी लेंथ अपॉन टाइम, और इस तरह से आपका ये डेरिवेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। अगर आप इससे करंट डेंसिटी का फार्मूला बनाएंगे तो करंट डेंसिटी क्या था? जे, बोलो, करंट अपॉन एरिया। तो क्या बना? एन ई वी डी। एरिया डिवाइड कर दो तो करंट डेंसिटी बन गया। ये वाला एरिया यहाँ डिवाइड कर दो तो क्या बना? एन ई वी डी। ठीक। और एक बात ध्यान रखना, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है करंट के डायरेक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट, और करंट किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा। इन वेक्टर फॉर्म माइनस एन ई वी डी और वेक्टर लगा दें, जे पर वेक्टर लगा दें और वी डी पर वेक्टर लगा दें, तो आप करंट डेंसिटी को भी लिख लेंगे फार्मूले में और इसको भी। देखिए हमने कल जो डेरिवेशन किया था वो आपका डेरिवेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वोल्टेज। अब जो हम और ये जो कौन सा किया है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का है, ये लिख लिया आपने वेक्टर फॉर्म। इन दोनों की हेल्प से ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें ओम्स लॉ और ब्रैकेट में लिख दें बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोर्ड में आता है, अगर बोर्ड में 5 मार्क्स का या ज्यादा मार्क्स का आए तो दोनों डेरिवेशन करके शॉर्ट में और फिर ओम्स लॉ को ड्राइव करें। ठीक है, तो देखिए आपने एक फार्मूला अभी ड्राइव किया करंट का, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ठीक है ना, बिल्कुल। और दूसरा फार्मूला कल ड्राइव किया था, ये इक्वेशन नंबर 1। जरा कल वाला फार्मूला मुझे बता दें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था? वी डी इज इक्वल टू, चलो हम नोट कर रहे हैं, ई अपॉन एल एम, ई टाउ वी अपॉन एल एम है, चेक करो, ई टाउ वी अपॉन एल एम। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्टेज अपॉन लेंथ को रख दिया। कंफर्म? अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर V क्या है? वोल्टेज है। देखो कैसे निकालेंगे, ये तो तुम्हारा सीधा सीधा है करंट और ये, हालांकि आप इसमें अगर BD की वैल्यू उठा के पुटअप कर दें तब भी आ जाएगा। ठीक है ना, हम इसमें वोल्टेज को निकाल के डिवाइड कर ले रहे हैं। चलो, तो वोल्टेज कितना होगा? हाँ, वी डी एल एम अपॉन ई टाउ, ये इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को डिवाइड कर दें V अपॉन आई। ठीक है, तो वी डी ई टाउ करंट को डिवाइड किया है तो ये एन ए ई वी डी कैंसिल हो गया। आप अपना वैल्यू पुटअप करके ठीक से लगाएं तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल ओवर ए, ये फार्मूला भी लर्न करना आपको है, V अपॉन आई नेचुरल है। ये जो पैरामीटर आपने निकाला है इस पर जरा ध्यान देना है। इसमें मास किसका है बताइए? इलेक्ट्रॉनों का, कंडक्टर का नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास। n, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक, जो कि आपको मालूम है 9 × 10⁻³ kg है। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग। एक बार मटेरियल को फिक्स कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें कि ओम्स लॉ में कैसे टर्म आए हैं। E यूनिवर्सल कांस्टेंट 1.6 × 10⁻⁻19 टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ये मटेरियल डिपेंडेंट भी है और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो टाउ चेंज होने लगता है, क्योंकि ये दो कॉलिजन के बीच का टाइम है, ठीक। लेकिन अगर एक बार टेम्परेचर और मटेरियल को फिक्स कर दें तो ये क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, समझ गए ना। उसके बाद कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, एरिया चेंज करेंगे तो चेंज होगी, यानी ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, समझ गए ना। टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ता है। तो जो V अपॉन आई का जो टर्म आपने निकाला है
इसी को हम रेजिस्टेंस से लिखते हैं, आपको मालूम भी है। तो V अपान आई की जगह हम R लिख रहे हैं और M अपान एन ई स्क्वायर टाउ L ओवर A, इस क्वांटिटी को रो से लिखते हैं और यह है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। M अपान एन ई स्क्वायर टाउ, तब R इज इक्वल टू आ गया रो L ओवर A, और R रेजिस्टेंस है, और फार्मूला भी बन गया आपका R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस पर डिपेंड कर रही है? मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। इसमें दो टर्म ऐसे हैं जो n तो मटेरियल पर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर कहीं कहीं n भी चेंज होता है वैसे, लेकिन मेन बात हो गई कि रो किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल और टेम्परेचर पर। समझ में आ गई बात? ठीक। और ये फार्मूला रेजिस्टेंस का आपको मालूम भी, R इज इक्वल टू रो L ओवर होता है। अब नीचे आप नोट करें, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ध्यान रखना, ओम्स लॉ जो है ना वो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ क्या है? V अपान आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी आगे लिखाएंगे, ये ओम्स लॉ है। चलिए, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट चेक करें, वहां पर दिया होगा। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, if the physical state of a conductor such as temperature, comma mechanical strain, इनके चेंज करने से भी चेंज होता है। मैकेनिकल स्ट्रेन, स्ट्रेन STRAIN, आर केप्ट कांस्टेंट एटसेट्रा है वैसे, आर केप्ट कांस्टेंट, देन द रेशियो ऑफ potential difference V, then the ratio of potential difference V across the conductor to the steady current, flowing through it is constant, flowing through it is constant। क्या क्या कंडीशन है ओम्स लॉ में, जरा बताना अभिजीत, क्या क्या कंडीशन है? फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह कांस्टेंट रहे, तब इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, मटेरियल नहीं बदल देंगे तो दूसरे मटेरियल के लिए हो जाएगा, वो फिर रो के लिए है। अब इसका मतलब R अपान R इज इक्वल टू क्या बना? V अपान आई, V अपान आई इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दें। V अपान आई इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए, इट इज वैलिड ओनली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए अगर आप प्लॉट करते हैं। लिखिए, इट इज वैलिड ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर। प्रैक्टिकल तो ये है कि इसका फॉलो केवल मेटेलिक कंडक्टर में, और वो भी टेम्परेचर न बदले, तब ये एक्चुअली में पूरी तरह से फॉलो करता है, यानी तब स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या लिखा? हाँ, इट इज वैलिड ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर। R इज कांस्टेंट, R इज कॉल्ड, लिख दो, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R is called resistance of conductor. It is constant for given conductor. अब लेंथ वगैरह भी चेंज नहीं होनी चाहिए, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर। नेचुरल है, अगर V को 1 वोल्ट ले लें और करंट I को 1 एम्पियर ले लें तो R 1 ओम हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए, ये कंडक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, एक कंडक्टर has a resistance of 1 ohm if it carries a current of 1 ampere, if it carries a current of 1 ampere when a PD potential difference, when a PD of 1 volt is applied across its two ends, across its two ends,
ये रेजिस्टेंस क्यों ऑफर होता है कंडक्टर, क्यों लगता है? किसी भी करंट को फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफर क्यों होता है? हाँ, बार बार जो कोलाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हेडिंग डालें, डाला? देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये डिफिनीशन आपकी क्वालिटेटिव है, क्वालिटी के बेस पर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is the obstruction offered by the conductor to flow the electric current. Resistance of a conductor is the obstruction offered by the conductor to flow the electric current through it. SI unit is ohm. Electric current through it, SI unit is ohm. ओम का सिंबल आपको मालूम होगा, नोट कर दें, ब्रैकेट में दे दें। ये डिफिनीशन क्वालिटेटिव है। फिर दूसरी डिफिनीशन लिखें क्वांटिटेटिव डिफिनीशन, नीचे लिखिए क्वांटिटेटिव डिफिनीशन, क्वांटिटी के बेस पर। ये क्वालिटेटिव थी, यानी क्वालिटी के बेस पर। क्वांटिटेटिव डिफिनीशन, क्वांटिटी नेचुरल है आर की, कहां से मिलेगी? V अपान आई से, वोल्टेज अपान करंट से। देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of potential difference, it is defined as the ratio of potential difference between two ends of conductor, between two ends of conductor to the current flowing through it, to the current flowing through it, through it. नेक्स्ट हेडिंग डालें फिजिकल कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, फिजिकल, हाँ बोल रहे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बाकी आर इज, इसमें फिर लिख दें आर इज इक्वल टू वी अपान आई, आर इज इक्वल टू वी अपान आई, नोट किया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालें फिजिकल कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बोर्ड में पूछ लेते हैं फिजिकल कॉज, ध्यान रखना। फिजिकल कॉज ऑफ रेजिस्टेंस लिखिए व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the conductor, when an external potential difference is applied across the conductor, electrons are accelerated, electrons are accelerated towards the positive terminal, electrons are accelerated towards the positive terminal, they increase their velocity, they increase their velocity in a particular direction, they increase their velocity in a particular direction. नेचुरल है, जब बैटरी लगाएंगे तो उनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। they increase their velocity in a particular direction, these electrons collide with the atoms of the conductor, these electrons collide with the atoms of the conductor, whatever energy they have gained, whatever energy they have gained from the field, whatever energy they have gained from the field is lost, whatever energy they have gained from the field, बैटरी या फील्ड एक ही बात, बैटरी से फील्ड जनरेट हो रहा है, from the field is lost
एंड दे स्टार्ट अगेन, एनर्जी खत्म हो जाती है फिर शुरू हो जाते हैं मूवमेंट के लिए। द इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट पैरा में, द इफेक्ट ऑफ कॉलिजन इंट्रोड्यूस, द इफेक्ट ऑफ कॉलिजन इंट्रोड्यूस ए विस्कस और फ्रिक्शनल फोर्स, द इफेक्ट ऑफ कॉलिजन इंट्रोड्यूस ए विस्कस और फ्रिक्शनल फोर्स। मैकेनिक्स में इसका कंपैरिजन फ्रिक्शन से करते हैं, जैसे आप किसी ब्लॉक को चलाकर अगर मूव कर दें तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है, वैसे ही यहां पर भी है, फ्रिक्शन की तरह कंपेयर, कॉलिजन हो रहा है ना, कॉलिजन को फ्रिक्शन की तरह मान रहे हैं, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ कॉलिजन आपने लिख रहे हैं आप, द इफेक्ट ऑफ कॉलिजन इंट्रोड्यूस ए विस्कस और फ्रिक्शनल फोर्स, लार्जर द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड, लार्जर द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड, larger the number of collision per second, larger is the opposition, larger the number of collision per second, larger is the opposition, and higher is the resistance, and higher is the resistance। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो रो है m/n/e² टाउ, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो R = ρl/a से डिफाइन करते हैं, R = ρl/a। अगर L ले लें आप 1 मीटर, एरिया ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो रो R के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब किसी भी बॉडी का 1 मीटर लेंथ का वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो जो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा उसकी रजिस्टिविटी। आप डिफिनेशन नोट कर दें, देखिए रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, रजिस्टिविटी आपने हेडिंग डाल दी ना, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लिख दो, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, it is numerically equal to the resistance offered by, it is numerically equal to the resistance offered by a piece of conductor, resistance offered by a piece of conductor whose length is 1 meter, whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, and area of cross section is 1 meter square। यूनिट क्या होगी? हाँ, यूनिट क्या होगी? रो होगा RA/, यहां से निकालें RA/L क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हाँ, तो R की आपकी ओम है, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर, ठीक है। भूल जाएं फार्मूले से निकाल लें, इसी में नीचे नोट करें, आप इसी में कंटिन्यू करना है। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। वैसे किस पर डिपेंड करेगी रजिस्टिविटी, यहां से देखकर बताएं। n पर डिपेंड करेगी और टाउ पर, 2 पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट है नहीं सर। डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, नंबर 1 वो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है n, वो उतना ही रहेगा, वो कहां से बदलेगा, वो पर यूनिट वॉल्यूम है, वो तो फिक्स रहेगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाँ, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, पहला पॉइंट लिखें, लिखिए रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं पूरा लिख दो, इसको लिख के फिर नीचे लिख दो, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल,
ये बिल्कुल लर्न होने चाहिए बोर्ड के लिए। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि एन मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं ना तो ध्यान देना, कॉपर, सिल्वर, आयरन, उनके न्यूमेरिकल में सबके एन दिए होते हैं। इसका मतलब हर मटेरियल का एन अलग अलग, वो रूम टेम्परेचर पर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा आपने, वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, हेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, हेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन the nature of material, hence resistivity depends upon the nature of material। और दूसरा ये है, रो जो है वो प्रोपोर्शनल 1/τ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम का। अब हम डायरेक्ट लिखा दे रहे हैं द वैल्यू, आपने सेकंड पॉइंट नोट किया, इसको डायरेक्ट लिखिए द वैल्यू ऑफ टाउ डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है टाउ की वैल्यू, टेम्परेचर। कंडक्टर पर भी होती है, हालांकि मटेरियल पर भी होती है। द वैल्यू ऑफ टाउ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, केवल टेम्परेचर लिखें, द वैल्यू ऑफ टाउ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, हेंस रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। आपको मालूम है, आपने कंडक्टर के न्यूमेरिकल लगाए हैं, RT = R α वाले, याद है ना, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस की वजह से भी है। लिखा, hence resistivity changes with temperature। नेक्स्ट हेडिंग डालें कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नहीं, तुम ये बात ध्यान दो, हमने कई बार बोला है कि ये फार्मूला में ये जो आता है, ये इसका ये फार्मूला नहीं बेसिक है, बेसिक ये है पहली बात। अब जरा बात समझो, आपने मान लो ये क्वेश्चन एराइज कर दिया कि रेजिस्टिविटी, यहाँ एरिया भी आ रहा, लेंथ भी आ रहा, रेजिस्टेंस भी आ रहा, ऐसा नहीं होता है। हमने कई बार बोला कि किसी न्यूमेरिकल, किसी फार्मूले में अगर कोई टर्म आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर डिपेंड करती है, ये नहीं होता है, मतलब समझ गए ना। ये प्रॉपर्टी जो है, ऐसे तो मालूम क्या होता है, वो फोर्स F = होता है G m1m2/r² होता है ना, और आप G को लिखेंगे तो कहेंगे आप फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है, R पर भी, मास पर भी, जबकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है ना। अभी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन में E का फार्मूला लिख लो या E², फिर कहोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज n पर भी डिपेंड कर रहा है, टाउ पर भी, इस पर, सो नहीं होता है, समझ गए ना। कोई चीज कांस्टेंट है तो है, वो किस पर डिपेंड कर, एक्चुअली में रो की जो प्रॉपर्टी है ना, वो इससे निकाली जाएगी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, और इसमें ये दो चीजें कांस्टेंट हैं तो केवल n और टाउ बचता है, इसलिए उनका डिस्कशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालें कंडक्टेंस। हाँ, कांस्टेंट मतलब देखना पड़ता है कौन चीज किस पर डिपेंड कर रही है, तो सीधे आपको फार्मूला और थ्योरी लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। किससे करते हैं रिप्रेजेंट, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कैपिटल G से लिखते हैं, तो G = 1/r। हाँ लिखिए, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, हो सकता कोई बुक अपना रिप्रेजेंटेशन दे दे, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। यूनिट आप समझ गए होंगे, ओम पावर -1 होगी, हाँ, ओम पावर -1, या इसका रिवर्स कर देते हैं, या ओम्स का नाम जॉर्ज साइमन ओम था तो उनके नाम पर साइमन भी है, उनके नाम पर SIEMAN, साइमन। नेक्स्ट हेडिंग डालें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और रो का अपोजिट है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, देखो रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा = 1/ρ, तो रिवर्स कर दो फार्मूला, Ne² τ/m, Ne² τ/m
अपॉन एम क्या होगी यूनिट, उसका रिवर्स कर दो यूनिट को, हाँ साइमन, जॉर्ज साइमन ओम, साइमन हाँ पर मीटर, यानी यस लिख देते हैं साइमन पर मीटर, ठीक है ना। और उससे भी लिख सकते हैं आप मो पर मीटर, MHO पर मीटर। नेक्स्ट लिखें मोबिलिटी, मोबिलिटी लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये भी बोर्ड में डिफिनीशन इसकी ध्यान रखना मोबिलिटी की, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as the magnitude of drift velocity of charge carrier per unit electric field applied, per unit electric field, हाँ क्या लिखा, it is defined as the magnitude of drift velocity of charge carrier per unit electric field applied, per unit electric field applied, जरा ध्यान देना, हम बीडी में वहां ई लिखते थे, अब हमने चार्ज कैरियर लिखा है, एक्चुअली ये सबके लिए यूज होता है, इसकी वजह से जो है वो क्यू लिख दिया वहां पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैंसिल कर दें तो इसका फार्मूला बन गया क्यू टाउ अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन के लिए ई हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये मोबिलिटी जो होती है ना, इसको हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, इलेक्ट्रॉन चाहे आपके जो हैं वो नेगेटिव कैरियर हो चाहे पॉजिटिव कैरियर हो, इसमें माइनस नहीं लगाते हैं। लिख दीजिए मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी अपोजिट लेकिन मोबिलिटी नहीं लेते, मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ पॉजिटिव कैरियर और नेगेटिव कैरियर। लिखा, नेक्स्ट लिखिए नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स लिखिए, दोज कंडक्टर्स विच डोंट ओबे ओम्स लॉ, दोज कंडक्टर्स विच don't obey Ohm's law, those conductors which don't obey Ohm's law are called non-ohmic conductors, इन्हें नॉन लीनियर भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो नॉन लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं। आप ब्रैकेट में जहां हेडिंग डाला है ना नॉन ओमिक कंडक्टर्स, वहां पर ब्रैकेट में लिख दें नॉन लीनियर कंडक्टर्स ब्रैकेट में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता नहीं है इसलिए नॉन लीनियर, और ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं इसलिए नॉन ओमिक। देखा, तो ब्रैकेट के वहां लिख दिया होगा ऊपर, देखिए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर कॉल्ड, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट। वी आई नेक्स्ट पैरा में लिखना, वी आई ग्राफ डैश लगा देना बीच में, वोल्टेज वर्सेस करंट है, वी आई ग्राफ हैज वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, वी आई ग्राफ हैज वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, वी आई ग्राफ हैज वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए नंबर 1, लिखा नंबर 1, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर, इस तरह का रिलेशन हो, ये टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, आप प्रैक्टिकल करते हैं ना,
अगर आप वैल्यू निकालें ना तो प्रैक्टिकल करते करते वैल्यू चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से, समझ गए ना। तो यहां पर लिख दें, इट हैपेंस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इट हैपेंस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हालांकि हमने कंडक्टर के लिए बनाया है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और करंट डिक्रीज होने लगती है वोल्टेज के साथ, समझ गए ना। तो हमने उसके लिए लिया है, कंडक्टर के लिए। आप नीचे यहाँ पर फॉर कंडक्टर लिख सकते हैं डायग्राम के, इट हैपेंस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब नंबर 2 लिखें, इट हैपेंस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इट्स रेजिस्टेंस लिख दो आगे, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब सेमी कंडक्टर है तो अलग प्रॉपर्टी है, अलॉय है तो अलग है सब में। इसके लिए बस इतनी बनाना। हाँ, एक बना दो ग्राफ, दूसरा पॉइंट लिखो इसका, लिख लिया। द वेरिएशन ऑफ करंट विद पीडी, द वेरिएशन ऑफ करंट, करंट को आई लिख दिया करें, विद पीडी में डिपेंड्स अपॉन द, में डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ पीडी, द साइन ऑफ पीडी अप्लाइड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज किधर लगाया है उसके साइन पर डिपेंड कर रहा हो। एज इन सेमी कंडक्टर डायोड, एज इन सेमी कंडक्टर, हाँ बोलो। हाँ, SIGN, साइन ऑफ द PD अप्लाइड एज इन सेमी कंडक्टर, एज इन डायोड लिख दो। हाँ, ध्यान है डायोड का, डायोड का ग्राफ ध्यान है, बना दो, ये डायोड का है। ऊपर क्या लिखते थे करंट की यूनिट, याद है, मिली एम्पियर, और नीचे माइक्रो एम्पियर। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब V पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड वायस है। चलो पूरा ग्राफ बना लो तो ध्यान रहेगा। इधर क्या था, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इधर फॉरवर्ड बायस, इधर रिवर्स बायस, नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया। ये तो ग्राफ आपको लर्न करने पड़ेंगे बोर्ड के लिए, और वैसे भी इसका मालूम होगा आपको। जैसे वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड होता है, उसका भी ग्राफ इसी तरह का बनता है, I वर्सेस V ऐसे। ये वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड का है, वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड। वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड मालूम है? नहीं मालूम है। डायोड और ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब होते हैं, मेरे पास रखे होंगे कहीं, पुराने पहले चलते थे कंप्यूटर में ये। अब सेमी कंडक्टिंग जो डिवाइस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब के बेस पर ही कंप्यूटर बनाए गए थे पहले, डिजाइन थे। अरे वो इसमें रिवर्स वोल्टेज बहुत कम लगता है, तुम इतनी जल्दी सेमी कंडक्टर में भूल गए क्या? सेमी कंडक्टर में ग्राफ में वहां भी ध्यान रखना, ऊपर मिली एम्पियर है, नीचे माइक्रो एम्पियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा है, करंट में डिक्रीज आर, करंट में, बना लो, वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड लिख के बना दो। ये भी सब नॉन लीनियर कंडक्टर है। पहली बात, ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है ना, वो केवल कंडक्टर करता है, और वो भी टेम्परेचर फिक्स हो बस। नीचे वाला बना लिया था, ठीक है। एक और नोट कर दें, करंट में डिक्रीज और इंक्रीज, करंट में डिक्रीज और इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है पीडी को। करंट में इंक्रीज और डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, और करके लिखें, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक।
अब डिवाइस तो देखो आपको सेमीकंडक्टर की सारी मालूम नहीं है, आप उनको लर्न ही कर सकते हैं। ये ग्राफ थायरिस्टर का है, आई वर्सेस वी वर्सेस आई, वोल्टेज थायरिस्टर। वहां नीचे लिख देना फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड GaAs, गैलियम आर्सेनाइड Ga, ये लिखना इधर से देखकर, स्मॉल a और फिर As, गैलियम आर्सेनाइड आर थायरिस्टर, थायरिस्टर में THYRISTOR, थायरिस्टर, ये थायरिस्टर का ग्राफ है। थायरिस्टर में लिखा है THYRISTOR, थायरिस्टर। मेरे पास आप ऐसे ही नोट कर दे GaAs, आर्सेनाइड, GaAs लिख दे बोर्ड में जो लिखा है, आर थायरिस्टर, थायरिस्टर, थायरिस्टर का हमने ये ग्राफ बना रखा है, THYRISTOR, थायरिस्टर। जैसे ही डायोड होते हैं ना, आपने पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं रखा है, वैसे ही ये थायरिस्टर और आगे की डिवाइस हैं, वो इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। हाँ हेलो, ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो ओम्स लॉ का डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेथड से करा दिया है और लिनियर नॉन लिनियर कंडक्टर के बारे में बता दिया है। आप बोर्ड में कोई सा भी नॉन लिनियर और लिनियर की डिफिनीशन लिखकर उसके ग्राफ को, कोई भी सा भी ग्राफ डायोड का हो या थायरिस्टर का हो, कोई सा भी वहां शो कर देना, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।